चलो भूल ही गया। माशाल्लाह लेटेस्ट पुराना बता दे, लेटेस्ट से बोला है सर आप नए हैं क्या है? तो फिर क्या हुआ? 4000 हाँ आप लोग तो गई होंगे ऑब्वियसली बात है, मजबूरन ना भी आप चाहे तो। वो बड़ी किसी बात है, तो मेरी मम्मी थी तो हम अपनी आंटी के साथ गए। मैंने वहाँ पर बैठे थे, आंटी ने कहा ये चली गरीब बंदी है उसकी शादी करा रहे तो वो 60-80 हज़ार थोड़ा 30 हज़ार पे लेगा। मैं यार मैं मुश्किलों से शक्ल बनाऊँ बंदे को फील तो हो नहीं है यार कि वो है, तो मैंने कहा यार ये क्या फंस गई हूँ। उसके बाद रियलाइज हुआ कि और तो साथ में को नहीं जाना चाहिए, कोई जो फिर एकदम से पट्टी खाती रहेगा दूसरा पता नहीं है दुकानदार में बाहर निकाल दे, चलो बहन दिल्ली निकलो यहाँ से। तो ये बराबर से मुझे औरतें झूठ बोलती हैं, वो सामने की दुकान कितना दे रहा है आप इतने का दे रहे हैं, ऐसे ही है तो वही होता है। एक बंदे से इसका हुआ, मैंने वो सामने का बंदा स्टाफ इतने का दे रहे हैं, बाकी उसी से लेना था ना आपने रिलेशन में हो गई है। फिर एक बार मुझे पसंद आया कि कितने का 15-20 हज़ार का है, इसमें क्या है ऐसा किताब भी देखा भी है ऐसा भाया। मैं कह नहीं जी ऐसा नहीं देखा 15-20 हज़ार वाला। तो ये बड़ी शर्मिंदगी होती है बंदे को अक्सर है, तो इसलिए अक्सर होती है कोई दुकानदार खुश होते हैं बात शॉपिंग करने आए हैं मतलब जो रेट बताओ बस ठीक है दे दें बस। हाँ 100 रुपए की कम वाली बड़ी बात 100 रुपए कम की है, और तो जो रेट पट्टी खाती है 5000 से 500 पर बंदा तो शर्मिंदा वाला बंदा सोच रहा है ये सोचे दुकानदार हमें क्या करके बेइज्जत करके निकालेगा। लेकिन अच्छा मजे की बात है कि दुकानदार आ भी जाता है बंदे पे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कर कर आप हो ही जाता है। तो ये वो डिस्काउंट है जो आप थोड़ा बहुत झूठ बोल के सच बोल के ले लेते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट जो आपको ऑन स्पॉट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपने कहा 5 लाख की चीज है 50 हज़ार आपको ऑन स्पॉट उन्होंने डिस्काउंट प्लीज लेस सेटलमेंट डिस्काउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट 50। ये क्या होता है सेटलमेंट डिस्काउंट? हाँ अर्ली पेमेंट भी डिस्काउंट दिया जाता है। आपको सप्लायर कहता है सर अगर आपने विदिन 10 डेज विदिन 15 डेज विदिन 20 डेज अगर आपने पेमेंट कर दी हम आपको मजीद डिस्काउंट देंगे 50 का। एक तो वो है जो आपने ऑन स्पॉट दे दिया, एक वो डिस्काउंट है जो आपको अर्ली पेमेंट की वजह से मिल गया। तो आप ये बताएं कि आपको ये चीज पड़ी कितनी है परचेज प्राइस, ये मशीन उस कैनेडा के सप्लायर ने कितनी दी आपको 400,000। ऐसा है बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अब बंदा कनाडा में बैठा हुआ है, अमेरिका बाहर रोड पे बैठा हुआ है, आपने आप इंपोर्ट करना है। ऐसा होता है कि हम गाड़ियाँ इंपोर्ट करके लाए हैं फिर हम मशीनरी इंपोर्ट करके लाए हैं, उसमें क्या मसले होते हैं इंपोर्ट करने में? अब आप खुद सोचिए जब आप कनाडा वाले सरकार को बोलेंगे सर पाकिस्तान ये चीज़ भिजवानी है तो वो शिप के थ्रू भिजवाएगा ना, ऐसा ही है शिप वगैरह के थ्रू भिजवाएगा समुद्री रास्ते वगैरह से हो जाएगा, तो क्या उसको पैसे नहीं लेगा ना? तो उसे आप क्या बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये लगाना जरूरी है वरना आपकी फैक्ट्री तक पहुंच ही नहीं पाएगी मशीनरी, इस पे जी लेके 50,000। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अक्सर आप जानते हैं समुद्र में तूफान आ जाता है, कोई भी हादसा हो सकता है, तो आपकी तो ये 4-5 लाख की चीज गई पानी में डूब गई, फिर क्या किसको पकड़ेंगे आप? तो इसलिए रास्ते के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, उसे कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते के लिए। ये इंश्योरेंस आप इसलिए कराते हैं ताकि अगर फॉर एग्जांपल कोई तूफान आ जाए, कोई हादसा उसमें उस शिप को पेश आ जाए और आपकी मशीन डूब जाए, गलत हो जाए, सारी सब कुछ खराब हो जाए, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो जाए, तो आपको पैसे तो कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनीज देगी। लेकिन क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्री में पैसे देगी? तो पैसे को हर महीने या हर साल आपसे क्या करेगी? चार्जेस लेगी। तो ये इंश्योरेंस आपने किससे कराई हुई है? इस मशीन को रास्ते में महफूज रखने के लिए। तो ऐसे इंश्योरेंस को भी आप क्या करते हैं किसी भी नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, इसे बोलते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। अब एग्जाम में क्या होता है? 60,000 एग्जाम में होगा आपको दो किस्म की इंश्योरेंस दी जाएगी, एक होगी इंश्योरेंस फॉर ईयर और एक होगी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। तो आपने जो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट करना है, इंश्योरेंस फॉर ईयर नहीं करना। इंश्योरेंस फॉर ईयर किधर जाएगा? एक्सपेंसेस में जाएगा, और एक्सपेंसेस किधर जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाते हैं। क्लियर? चलिए अगर मैं आपसे ये
कि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सोचो जरा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? हर वो कॉस्ट जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है वो कभी भी रेवेन्यू में नहीं जाती है, वो हमेशा किसमें जाती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाती है। ये जितने भी मैं आपको कॉस्ट दिखा रही हूँ ये सारी की सारी किस एग्जांपल्स हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हैं। यानी हर वो खर्चा जो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो रहा है तो वो सारा का सारा खर्चा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जस्ट इंश्योरेंस फॉर ईयर कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जस्ट इंश्योरेंस फॉर ईयर कौन सा वाला है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस फॉर ईयर टू रेवेन्यू है क्योंकि ये एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं होगा बल्कि तक जाता है एसओसीआई में। तो एक चीज निशानी याद रखें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा किधर जाता है? एसओसीआई एज एन एक्सपेंस। क्लियर? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हमेशा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा जाएगा एसओसीआई में एज एन एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किधर जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी एडेड, ये याद रखना, टू कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। चलिए इंश्योरेंस फॉर्म करा दो। आप यहाँ हो गई बंदरगाह पोर्ट पर मशीन आ गई तो आप भागते भागते जाकर मशीन उठा के ले आए कि अपने फैक्ट्री में वहाँ पर कस्टमर बैठे हुए सर बोलेंगे सर क्या इतने मीरा बनने हैं, थोड़ा हमें भी दे दे, क्या हमारा भी घर चल जाएगा, हमारे भी बीवी बच्ची हैं, थोड़ा हमको भी गुजारा हो जाएगा। हमारे इतने का आप बोनस लगा रहे हैं 5 लाख 4 लाख, हम थोड़ा हमें भी दे दें। तो कस्टमर आपको पकड़ लेंगे, उसके बगैर आप गाली दे सकते हैं। जिसे कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटीज। अक्सर लोग नहीं कहते हमारे बाहर मुल्क में आप जिस बंदे से पूछे तो बंदे हर एक बंदा कहते हैं हमारे पास गाड़ियाँ हैं चाहे वो गरीब से गरीब के पास गाड़ियाँ होती हैं। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लोगों के पास गाड़ियाँ उस तरह की नहीं होती हैं। मतलब क्या होती है? इम्पोर्ट ड्यूटीज। आप जानते हैं पाकिस्तान में तकरीबन 300 से 400% ड्यूटीज होती हैं। ऐसे ही है, अगर 1 करोड़ की गाड़ी है तो आप समझे 5-6 करोड़ तो वैसे उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज लग जाती हैं, तो अच्छी खासी महंगी हो जाती है। इस इम्पोर्ट ड्यूटी से बचने के लिए लोग बाहर से गाड़ी इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। यार बाहर तो मंगवाना बड़ा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन जो वहाँ के लोग होते हैं वो बड़े आराम से गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनको इम्पोर्ट ड्यूटीज नहीं देनी पड़ती। पाकिस्तान में ये मसला होता है। जब वो मशीन बंदरगाह पे पोर्ट पर आई वहाँ पर बैठे थे कस्टमर ने सर इम्पोर्ट ड्यूटीज आपने देनी है, हमने अभी गवर्नमेंट को देनी है, वो देना जरूरी है। उसके बगैर आप उस मशीन की ऑनरशिप ले ही नहीं सकते, मतलब वो मशीन आप अपनी फैक्ट्री में नहीं ला सकते। तो आप इसमें 2 चीज का ऐड करेंगे, इम्पोर्ट ड्यूटीज जो आपको वहाँ पर पे करनी पड़ेगी। ये क्या है? तकरीबन 2 लाख 200,000। ठीक। उसके बाद वहाँ पर एक क्लियर एजेंट बैठा होगा, सर वो चाय पानी का खर्चा सर देखिए आपको क्लियर है चीज कर रहे हैं, बोर्ड ड्यूटीज आपने दे दी है, इतने अन्य वहाँ पैसा आप लगा रहे हैं, हमें भी दे दे, हमारा पूरा घर बार चल जाएगा। तो उसको कहते हैं आप क्लियरिंग एजेंट फी। ये तकरीबन आप कहते हैं 60,000। ठीक। और उनके साथ बस कर खुदा के लिए कितना लूटेंगे हो गया। फिर उसके बाद बता देते सर बस आखिरी फी रही है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी लगते हैं, उसे बोलते हैं हम नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। अच्छा टैक्सेस 2 किस्म की होती हैं, एक होती है रिफंडेबल, एक होती है नॉन रिफंडेबल। क्या फर्क है दोनों में? नाम से पता चलता है। रिफंडेबल का मतलब है जितना टैक्स दोगे उतना वापस मिल जाएगा, लेकिन नॉन रिफंडेबल क्या मतलब है? वो वापस आपको रिफंड नहीं होना, यानी जेब से खर्चा किसका होगा? आपका ही होना है, वापस पैसा नहीं आना, बस पैसा चला गया। तो अगर कभी रिफंडेबल टैक्सेस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आप एग्जाम में दिए हो तो आपने हमेशा ऐसे कॉस्ट का टैक्स ऐड करना है नॉन रिफंडेबल। तो ये उन्होंने जी एरिया की बना के है, फॉर एग्जांपल 100 था। आप मेरे साथ बस करने खुदा के लिए और कितना लूटेंगे हो गया, फैक्ट्री में जाने के लिए
नहीं, उसके लिए तो आपको चाहिए होंगे मजदूर वगैरह जो पकड़ के उठा कर लेकर आएंगे, इतने सारे लोड, जिसे हम कहते हैं ना, कहते हैं यार अपना सामान लोड करो, उसके लिए पैसे होते हैं। तो हम इसे कहते हैं लोडिंग कॉस्ट, यानी वो जो ट्रक में आप लोड करने का जो खर्चा दे रहे होते हैं। सर ये चीज तो पहुंचा दें ट्रक तक, 50,000 ये हो गया। अब जब आपने ट्रक में लोड कर दिया, फिर ट्रक वाला अपना खर्चा निकालेगा, फ्यूल वगैरह का, बंदरगाह से लेके आपकी फैक्ट्री तक सामान जब ले जाएगा आपकी मशीन, तो अपने ट्रक के लिए पैसे लेगा ना। अगेन एक और खर्चा आपको करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। समझिए 50,000 लग गया। अब ट्रक वाला आपकी फैक्ट्री की बाहर खड़ा है, अब आप ट्रक को देख रहे हैं, ट्रक वाला आपको देख रहा है, ट्रक वाला बोलेगा सर हमने बाकी सामान लोड करना है, बराए मेहरबानी अपनी मशीन निकाल लें। तो क्या करेंगे, हाथ से पकड़ के निकालेंगे उसको, दोबारा मजदूर बुलाने पड़ेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम, अनलोडिंग। लोड का मतलब है ट्रक में लोड करो, अनलोडिंग का मतलब ट्रक से बाहर निकालो। ये भी खर्चा जरूरी है, अनलोडिंग कॉस्ट। ये भी 50,000 आ गया। आप जब अपनी फैक्ट्री में गए, वो मशीन लेके, मैनेजर का सर मसला हो गया, आपका अब क्या मसला हो गया, सबके मुंह तो बंद करके पैसे दे देंगे। मैनेजर का सर वो फिट नहीं आ रही मशीन, इतनी हैवी मशीन की जगह नहीं लग रही, फिर तो मसला हो जाएगा। जब तक जगह उसमें प्रॉपर लिखेंगे, वो तो इतने चेयर की यहाँ फेंक दे वहाँ फेंक दे, इसमें जितनी हैवी मशीनरी है उसको तो पूरी प्रॉपर जगह बनानी पड़ेगी आपको जहाँ पर फिट हो सके। आपने बोला मैनेजर को क्या करेंगे, मैनेजर ने बोला सर 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते के लिए आप ये मशीन कहीं पर रखनी होगी, इस जगह को प्रॉपर खुदाई वगैरह करके बनाना होगा ताकि ये मशीन इसमें फिट आ सके। तो क्या करेंगे, 1 महीने या 1 हफ्ते के लिए वो मशीन पर चलाई फेंकेंगे? नहीं, आपके पास जगह नहीं, क्या करेंगे? जब तक मजदूर जगह नहीं बना लेंगे तब तक उस मशीन का क्या करेंगे, सड़क फेंक के आ जाएंगे। तब तक खैर धूप पड़ती रहे, बारिश पड़ती रहे, तूफान आता रहे, कोई वेयर हाउस गोदाम वगैरह लेंगे ना, कोई जगह खरीदेंगे जहां पर ये मशीन महफूज हो 1 हफ्ते महीने के लिए, जब तक जगह नहीं बन जाती है। तो क्या वो अल्लाह वास्ता आपके मामू का बेटा होगा जो आपको फ्री में रखने देगा? नहीं, अगर किसी और पराई की वेयर हाउस है, जगह है, तो वो आपसे खर्चा लेगा वहां के, ऐसा है नहीं। इसे बोलते हैं हैंडलिंग कॉस्ट। हैंडल, जिस जगह पर वो मशीन पड़ी होगी जब तक जगह नहीं बन जाती 1-2 महीने के लिए, उसने आपका सर चले 40,000 दे पर वीक पर मंथ जो भी हैंडलिंग कॉस्ट या रेंट कॉस्ट, रेंट कॉस्ट कहते हैं। जब तक वो 1 हफ्ते के लिए पड़ी हुई जगह पर आप खामोश बैठे रहेंगे, ऑफिस में जाकर क्या करेंगे, वो जगह बनाना शुरू करेंगे, खुदाई शुदाई होगी। तो आप ये सोचो जब आप कोई जगह बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई कमरा डालते हैं, कोई भी स्टोर बनाते हैं, किसी मशीन की जगह करते हैं, तो कौन सा खर्चा होता है? सीमेंट, बजरी, ये सारी चीजें आएंगी आपके पास, इसके बगैर जगह बन नहीं सकती है, ईंटें शीटें ब्रिक्स वगैरह आएंगी, ऐसा ही है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जी ये जो सीमेंट, बजरी, ब्रिक्स वगैरह आने की 10,000 की आई हैं, क्या बस खाली आप सीमेंट बजरी रख के देखते रहेंगे उसको, कि खुद खुद ही वो सीमेंट बजरी बनना शुरू हो जाएगी? उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, मजदूर, लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसके लिए 10,000 मशीन्स आती हैं, खुदाई वगैरह होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो हो नहीं सकता, आपको बिजली वगैरह का खर्च होगी ना, बिजली खर्च होगी, पानी खर्च होता है, तो वो चला जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट यानी जो जगह बनाने का खर्चा है, वो साइट जो जगह बना रहे हैं आप,
चलो जी जगह तो बन गई है, अब आप प्रॉपर आप खुश हुए, चलो जी जान छूट गई अपनी फैक्ट्री में, आपने मैनेजर से जाओ यार जाकर लेकर आओ, फाइनली हमने जगह भी बना ली। जब वो मशीन आई आपकी फैक्ट्री में, फिट कर दिया आपने, वो मैनेजर दोबारा ऐसा नहीं, कोई मसला हो गया, आप क्या मसला हो गया, जगह भी बन गई है, कहते सर ये मशीन वैसी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बना जैसे आप चाह रहे हो। अक्सर नहीं होता, आप कभी शर्ट्स वाला लेके जाते हैं तो आप उसमें कस्टमाइज करवाते हैं, ऑल्ट्रेशन करवाते हैं उसमें। अब वो क्या होती है, शर्ट्स सब एक स्टैंडर्ड साइज की होती है, सबके लिए जैसी होती है, क्या आप उसमें वो चेंजेस करते हैं, उसकी स्लीव्स, बाकी लंबाई